हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये 2016 के क्वेश्चंस को करने के पहले जो है इस मेथड का यूज़ किया जाएगा। सो मैंने सोचा कि यार इसको एक बार मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि जो 2016 का जो हमारा क्वेश्चंस है तो उसको डायरेक्ट हम कर सकें, जिससे कि हमारी वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना हो। और वैसे ये मेथड काफ़ी शानदार मेथड है, और सेकंड ऑर्डर की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके लिए तो बेस्ट मेथड है। इससे लगभग आप 95% क्वेश्चन जो है आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा मेथड है और इसमें ज़्यादा लंबी प्रोसेस आप लोगों को करनी नहीं पड़ती है। बाकी जो अदर्स मेथड्स हैं उनमें काफ़ी जो है लंबी प्रोसेस करनी पड़ती है और इंटीग्रेशन भी काफ़ी लॉन्ग रहता है, और जो मिस्टेक्स होने की चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन इस मेथड्स में जो है आप उस इक्वेशंस को जो है पुराने मेथड्स जैसे कि आपने पार्ट 1 में देखा हो था कि किस तरीके से हम जो है लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करते थे, आई एफ निकालते थे, फिर सी एफ फिर पी आई। ठीक है, तो लास्ट में इन दोनों को जोड़ करके जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो निकल जाता था। तो या इसमें भी ऐसा ही होगा कि आप जैसे इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर देंगे तो ये जैसे पार्ट 1 में इक्वेशन सोल्व होती थी उसी मेथड से जो है आगे ये सोल्व होने लग जाएगी। ठीक है, मतलब कुछ नहीं करना, अगर आप उसका वेरिएबल चेंज करने में सक्सेसफुल रहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना। फिर जैसे पार्ट 1 में आप लोगों ने मेथड से सीखे हैं उन्हीं मेथड से आप यहाँ पर भी उनको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड यूनिट आपने अच्छे से पढ़ी है तो आप थर्ड यूनिट को भी उन्हीं फंडामेंटल से आगे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मेथड ऑफ चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये कौन सा मेथड है। तो जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपको क्या करना है, ये चेंज करना है। ठीक है, ये मेथड ही बेसिकली यही है कि इसमें क्या करना रहता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करना है, आपको चेंज करना है। ठीक है, और उसी मेथड को क्या बोल रहे हैं, मेथड ऑफ चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, सो सबसे पहले मैं अपन बात कर लेते हैं कि सेकंड ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। ठीक है, मैं तो सेकंड ऑर्डर की जो सेकंड ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो क्या है वो आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्या होता है इसका फार्मूला सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का, d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy इक्वस टू r। ठीक है, ये स्टूडेंट्स जो है फॉर्मूला होता है सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। ठीक है, अब हमें इस इक्वेशन में क्या करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। तो x यहाँ पर इंडिपेंडेंट है और y डिपेंड है। किस पर डिपेंड है, y x पर डिपेंड है, इसलिए वजह से ये डिपेंडेंट कहलाता है y, चूँकि x जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सो x इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट को चेंज करना है, तो x को यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो x को अपने यहाँ पे किससे चेंज करेंगे, यहाँ पर हमें चेंज करना है x को z से, जो चूँकि यहाँ पर z क्या हो जाएगा, यहाँ पर z जो है वो फंक्शन हो जाएगा x का। ठीक है, z क्या है, एफ एक्स का ही क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, तो z यहाँ पे f का जो है x का जो है फंक्शन है, और इस z से हम क्या करेंगे, इस x को रिप्लेस कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, तो चेंज कर देंगे, चेंज करने के बाद जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी जो बनेगी वो क्या बनेगी दोस्तों, d2y/ x की जगह पर क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, dz² प्लस p1 dy/dz प्लस q1 y इक्वस टू r1। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, सो हमने यहाँ पे क्या किया है, x को किससे रिप्लेस कर दिया दोस्तों, z से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, सो इक्वेशन ये बन जाती है। अब इस इक्वेशन में क्या है कि p1 और q1 क्या होते हैं, और p1 q1 और r1 क्या है। सो इनका जो है फॉर्मूला है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि p1 का फॉर्मूला क्या है। चूँकि p1 का फॉर्मूला है दोस्तों z डबल डैश प्लस pz डैश अपॉन z1 डैश का होल स्क्वायर, ये p1 का फॉर्मूला है। q1 का फॉर्मूला भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, q1 का फॉर्मूला है सो q अपॉन z1 डैश का होल स्क्वायर। r1 का फॉर्मूला है दोस्तों r अपॉन z1 डैश का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे सोच रहे हो कि z
डबल डैश और जेड डैश ये क्या चीज़ है, ठीक है। चूँकि बुक में ये नहीं दिया हुआ है, मतलब जेड डबल डैश और जेड डैश के इनके फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर जेड डैश की जगह पर क्या यूज किया गया है, डी जेड अपॉन डी एक्स, ठीक। और जेड डबल डैश की जगह पर क्या आएगा, डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इन सब को लिखने के बजाय मैंने इनको क्या एक शॉर्ट फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर दिया, जेड डैश और जेड डबल डैश। यहाँ पर जेड डैश का मतलब है कि एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएशन, जेड डबल डैश का मतलब है एक्स के रेस्पेक्ट में दो बार डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। दैट इज मीन डी टू डी जेड बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो इस तरीके से आप इस कन्वर्सेशन में कर लेंगे तो काफ़ी आसान रहेगा और याद करने में भी काफ़ी आसान रहेगा, ठीक है। चूँकि यहाँ पर इसको याद रखने की एक बेस्ट ट्रिक है, क्या ट्रिक है कि आपको सबसे पहले ये देखना है, चाहे P1 निकाल रहे हो या Q1 निकाल रहे हो या R1 निकाल रहे हो, सबके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, Z1 डैश का होल स्क्वायर, देख लीजिए, ठीक है। तीनों के में यही आएगा। और दूसरी बात कि अगर आप Q1 निकाल रहे हो तो ऊपर Q आ जाएगा, R1 निकाल रहे हो तो ऊपर R आ जाएगा। तो Q1 और R1 का केस तो सोल्व हो गया, काफ़ी आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आप बात करता हूँ P1 की, ठीक है। तो P1 ही इकलौता है कि ऐसा हमारा ये यहाँ पे कांस्टेंट वगैरह जो भी फंक्शन है, सो P1 ही एक ऐसा यहाँ पे कांस्टेंट है हमारा, या फिर कांस्टेंट भी हो सकता है या फिर एक्स का फंक्शन भी हो सकता है। दरअसल ये एक्स का फंक्शन है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ P1। तो ये क्या हुआ, यही इकलौता ऐसा फंक्शन है जिसमें जेड डबल डैश आएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में तो फिक्स है कि Z1 डैश का होल स्क्वायर ही आना है, तो डिनोमिनेटर की प्रॉब्लम सोल्व है हमारी पहले से ही। तो ऊपर की बात करते हैं, तो ऊपर जेड डबल डैश सिर्फ इकलौते P1 में आप लोगों को याद रखना है कि P1 में जेड डबल डैश आएगा। प्लस अब सबके साथ जैसे Q1 निकाला तो ऊपर Q आया, R1 निकाला तो ऊपर R आया, तो P1 निकाल रहे हैं तो ऊपर P आना ज़रूरी है कि नहीं, तो P के साथ जेड डैश आ जाएगा, P जेड डैश, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपको P1 ही याद रखना है मेन मुख्यतः, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं और भी। तो Q1 और R1 का तो काफ़ी ईजी मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो अब ये वैल्यू है, आपको ये वाली इक्वेशन जो है इस तरीके से रिप्लेस करनी है, ठीक है। और P1 Q1 और R1 की वैल्यू हर क्वेश्चन में आपको निकालनी पड़ेगी, काफ़ी आसान है, ठीक है। सो इतना काम आपको करना है। तो चेंज करने के बाद अभी जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 बनी है, अब इसको किस तरीके से सोल्व करना है, इसको भी सोल्व करने के दो केसेस हैं। क्या इसको सोल्व करने के दो केस आपको मिलेंगे, ठीक है। क्या मिलेंगे, इसको सोल्व करने के दो केस हैं और उन दो केसों के बारे में आपको मैं बताऊँ तो पहला केस कहता है आपका सोल्व करने के दो केसेज हैं, इसको सोल्व करने के दो केस हैं, ठीक है। इसको दो तरीके से सोल्व किया जा सकता है। तो पहले केस को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, सो उसके बाद नेक्स्ट सेकंड केस पे अपन जो है मूव करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है, यानी कि केस फर्स्ट है, इसमें क्या लिया जाता है, P1 बराबर 0 लिया जाता है। क्या लिया जाता है दोस्तों, P1 बराबर 0, ठीक है। जैसे आप P1 बराबर 0 लेंगे, चलो इसको मैं साइड में कर देता हूँ, यहाँ देखिए आप न्यू पेज से। सो बात करते हैं केस फर्स्ट की। आपको क्या लेना है कि P1 बराबर 0 लेना है, केस फर्स्ट। ये दो तरीके से सोल्व की जा सकती है ये इक्वेशन नंबर सेकंड थी आपकी, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड थी, इसको दो केसों के अंतर्गत सोल्व किया जा सकता है। केस फर्स्ट कहता है कि इसको सोल्व करने का जो पहला मेथड है केस फर्स्ट, मैं उसके बात कर रहा हूँ, इसको सोल्व करने का जो पहला मेथड है केस फर्स्ट, वो कहता है कि अगर आप इस इक्वेशन में P1 बराबर 0 लें, P1 बराबर 0 लें, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, अगर ऐसा है कि P1 बराबर आपने 0 लिया और फिर इस इक्वेशन 2 को सोल्व करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको मिलेगी जो dz अपॉन dx की जो वैल्यू मिलेगी, dz अपॉन dx की वैल्यू मिलेगी, वो इक्वल होगी e की पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर डी एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है। तो डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये मिलेगी आपको, ठीक है। क्या मिलेगी, ई इसकी पावर में क्या है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक साथ लिख देता हूँ,
ई की पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ठीक है। ये किसकी वैल्यू मिली है आपको, डी जेड अपॉन डी एक्स की। कब मिलेगी, जब आप पी वन बराबर 0 लेंगे, ठीक है। सो ये वैल्यू आपको याद रखनी है कि डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये मिलेगी कब, जब पी वन बराबर 0 लेना है, ठीक है। सो जब आप पी वन बराबर 0 लेंगे तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी हमारी, इसमें पी वन बराबर 0 पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन बराबर 0 रखेंगे तो ये वाला पद पूरा 0, ये सिंपली ये वाला पद बच जाएगा क्यू वन वाई इक्वल्स टू आर वन, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन नंबर 3 तक पहुंचना है। इक्वेशन नंबर 3 जैसे ही मिलेगी, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको ये जो इक्वेशन नंबर 3 है आपको ये दो तरीके से देखने को मिल सकती है। कौन सी, पहला है कि यहाँ पर जो एक Q1 नज़र है आ रहा होगा आपको, ये Q1 हो सकता है ये कांस्टेंट हो, क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट है तो जो आपकी इक्वेशन 3 है वो क्या होगी दोस्तों, लीनियर इक्वेशन होगी। क्या इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। कौन से लीनियर इक्वेशन होगी, जो पार्ट फर्स्ट में है लीनियर इक्वेशन होगी। और लीनियर इक्वेशन को आप जानते हैं कैसे सोल्व किया जाता है, सी एफ प्लस पी आई से, ठीक है। तो सी एफ और पी आई निकाल लीजिए आप इक्वेशन नंबर 3 का, और वही पुराने मेथड से ये सोल्व हो जाएगी, ठीक है। दूसरा तरीका है कि Q1 अगर आपको इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है, कांस्टेंट अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है। क्या देखने को मिल सकता है दोस्तों, कांस्टेंट अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है। ऐसा हुआ तो आपको क्या मिलेगी, ये इक्वेशन देखने को, ये होमोजीनियस इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी। कौन सी इक्वेशन देखने को मिलेगी, होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन भी वही पुराने वाले पार्ट से सोल्व की जा सकती है, जिस तरीके से लीनियर इक्वेशन सोल्व की जाती है उसी तरीके से होमोजीनियस भी सोल्व की जाती है, ठीक है। सो ये काफ़ी आसान मेथड है दोनों के दोनों। तो इस तरीके से जो आपकी केस फर्स्ट, अगर आप पी वन बराबर 0 लेते हैं तो आपको ये दो तरह की इक्वेशंस मिलेगी, और आपकी जो इक्वेशन है वो काफ़ी आसानी से सोल्व हो जाएगी, ठीक है। सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन को सोल्व करना थोड़ा टफ रहता है, बट अगर आप ऐसे करेंगे तो आप वही पुराने मेथड से सेकंड ऑर्डर को भी सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो ये तो हो गई केस फर्स्ट की बात। अब बात कर लेता हूँ मैं केस सेकंड की। केस सेकंड, सो केस सेकंड में क्या होगा, पहले आपने P1 को चेंज किया है, केस सेकंड में आपको Q1 को लेना है, ठीक है। इफ़ अगर आप Q1 बराबर क्या लेते हैं, Q1 बराबर आप ए स्क्वायर लेते हैं, क्या लेते हैं, Q1 बराबर ए स्क्वायर लेते हैं, तो यहाँ से जो डी जेड अपॉन डी एक्स निकलेगा आपका, वो क्या निकलेगा, ए डॉट डी जेड अपॉन डी एक्स जो है क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट क्यू, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट क्यू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और वैसे भी आप यहाँ पे सिंपली देख पा रहे होंगे क्या, कि अगर ये जो यहाँ पे से आपको डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू देखने को मिल रही है, अगर आप इसका इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, यानी कि इसको इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, तो यहाँ से जेड की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या मिलेगा, यहाँ से जेड मिल जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट क्यू डी एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से, सॉरी, इसका तो इंटीग्रेशन करूँगा तो जेड मिल ही गया हमें, ठीक है। तो ये ए जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ से भी आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से भी आपको जेड की वैल्यू मिल जाएगी, जेड इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस पी इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से भी डॉट डी एक्स, ठीक है। सो आप कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ से जेड की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे आपने इसका भी इंटीग्रेशन किया तो यहाँ से भी आपको जेड की वैल्यू मिल जाएगी। ये क्वेश्चन में हमारे काम में आएगा, हमें करना है सारी चीज़ें, ठीक है। सो मैं बात कर रहा था कि आपने क्या लिया कि Q1 बराबर ए स्क्वायर लिया, ठीक है, तो आपको डी जेड अपॉन डी एक्स क्या मिलेगा, प्लस माइनस अंडर रूट क्यू मिलेगा, ठीक है। साथ में यहाँ पे इसके कोफिशिएंट में ए है, उधर कुछ भी कोफिशिएंट पे नहीं था, याद रखना इस बात को, ठीक है। सो Q1 बराबर ए स्क्वायर लिया है, तब आपकी इक्वेशन नंबर 2 जो है वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2, अगर आप जो है Q1 बराबर ए स्क्वायर लेते हैं तो आपकी जो इक्वेशन नंबर 2 है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 को। सो आपको इक्वेशन नंबर 2 दिख रही है होगी, ठीक है। तो ये दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इसमें मैं क्या करूँगा कि Q1 बराबर क्या पुट कर दूँगा दोस्तों, Q1 बराबर मैं पुट कर दूँगा ये ए स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी डी टू वाई बाई
डी जेड स्क्वायर प्लस P1 dy बाई डी जेड प्लस Q1 की जगह पर क्या रखूँगा ए स्क्वायर वाई इक्वस टू R1 इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये जो इक्वेशन नंबर 4 आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन नंबर 4 को जो है आसानी से सोल्व किया जा सकता है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन कर देंगे आप, ठीक है, तो ये आसानी से सोल्व हो जाएगी। ठीक है, सो ये दो तरीके हैं इसको निकालने के। ठीक है, कि आप केस फर्स्ट में जैसे P1 बराबर 0 ले सकते हैं, 0 लेंगे तो वहाँ से डी जेड अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। इसको ये याद रखना है कि डी जेड अपॉन डी एक्स क्या होता है, ये ई की पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, सो अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स जो है आई एफ का फॉर्मूला रहता है, यहाँ पर माइनस हो गया। ठीक है, जो यहाँ पर क्या बन गया वो डी जेड अपॉन डी एक्स। ठीक है, सो डी जेड अपॉन डी एक्स यहाँ से मिल जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो जेड भी मिल जाएगा। ठीक है, तो P1 बराबर 0 लिया है तो हमारी इक्वेशन नंबर जो 2 है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, और ये इक्वेशन ही आपको बताएगी कि ये लीनियर है या होमोजीनियस है। तो लीनियर है तो भी कर देंगे, होमोजीनियस है तो भी इसका आसानी से हल निकाल देंगे हम। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे सेकंड कहते हैं कि यार अगर Q1 बराबर आप ए स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ से आपको डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, ए डॉट डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट Q। ठीक है, तो यहाँ से इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको यहाँ से भी z की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, फिर जैसे आप Q1 बराबर इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, जैसे कि ए स्क्वायर जो भी आपका ए स्क्वायर जो इक्वेशन में निकलेगा, ठीक है, वो आप जैसे ही इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसका आसानी से इंटीग्रेशन कर पाएंगे और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये मेथड है चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, काफ़ी अच्छा मेथड है, और क्वेश्चन में फिर अपन इसको देखेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो में। तो काफ़ी अच्छा है और इससे काफ़ी शॉर्ट, और यूँ मान लें आप 5 मिनट में ही आप सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।